नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के एडिटोरियल का टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, जिसका टाइटल है मोर देन कोर्ट एक्शन, रिविजिट इंदस वाटर ट्रीटी। तो हम लोग इस एपिसोड में इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो की एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि इंदस वाटर ट्रीटी है क्या, क्यों पाकिस्तान जो है हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है इंडिया के खिलाफ, फ्यूचर सप्लाई को पानी की फ्यूचर में सप्लाई को लेकर के कुछ बातचीत करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं और कैसे हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में वाटर शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ कोर प्रिंसिपल है या नहीं है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ वाटर कोर्स देखेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम लोग इस आर्टिकल को कंक्लूड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंदस वाटर ट्रीटी जो है भारत और पाकिस्तान के कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि कोई दो अनफ्रेंडली नेबर भी कोऑपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये ट्रीटी 1960 में कंक्लूड की गई थी। उसके बाद कई ऐसे चीज़ें हुई, कई वॉर्स भी हुई है, उसके बाद कई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन इस ट्रीटी पे कोऑपरेशन जारी रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों अब जो है पाकिस्तान कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो है कई बार इशू क्रिएट करता है, कई बार अपने कंटेंशन सामने रखता है, और अब इस बार जो है वो हेग बेस्ड कोर्ट में पहुंचता है इंडिया के खिलाफ। चलिए एक बार देख लेते हैं इंदस वाटर ट्रीटी। तो ये बेसिकली जो है सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। तो इसके अंदर जो आपकी ये नदियां हैं वो है चेनब, झेलम, इंदस और सतलज, ब्यास और रावी। तो इसमें इन ट्रीटी में जो है बेसिकली इन नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ईस्टर्न रिवर्स है सतलज, ब्यास और रावी, और फिर वेस्टर्न रिवर्स जो चेनाब, झेलम और इंदस है आपकी। तो इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है झेलम, इंदस, चेनाब, इनको जो है इनके राइट्स जो मोस्टली पाकिस्तान को दिए गए हैं। उसके बाद जो आपकी रावी, ब्यास और सतलज है, इनके राइट्स जो है वो इंडिया के पास है। ठीक है। इसके अलावा जो है इन 3 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पे इंडिया को कुछ सर्टेन अलग अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि आप कुछ इरिगेशनल राइट है, फिर आप पावर प्लांट्स लगा सकते हैं इन पे। ठीक है। और वेरी लिमिटेड स्टोरेज, मतलब बहुत कम पानी आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए पानी को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई कंडीशंस है। बेसिकली आप इतना जानिए कि हम लोग इन रिवर्स के पानी के फ्लो को जो है रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम उस पर कुछ कुछ उसके फ्लो के साथ साथ जो काम किए जा सकते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हिस्सों में इरिगेशन है, दूसरा हम लोग पावर प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। और जब बात आती है ईस्टर्न रिवर्स की, सतलज, ब्यास और रावी की, तो इसके सारे एक्सक्लूसिव राइट जो है वो इंडिया के पास है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में कि कैसे जो है ये आपकी सिंधु नदी है, फिर ये झेलम और चेनाब, ये नदियां जो है इसके राइट्स पाकिस्तान के पास है, और रावी, ब्यास और सतलज को लेके सारे एक्सक्लूसिव राइट्स जो है इंडिया के पास है। और वेस्टर्न रिवर्स में भी कुछ कुछ राइट्स हम लोग रखते हैं जो इसके फ्लो को रिड्यूस ना करें। ठीक है। ये जो है सितंबर 1960 में साइन की गई थी, और वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को फैसिलिटेट किया था, मतलब वर्ल्ड बैंक भी इसकी एक पार्टी रही थी उस टाइम पे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस ट्रीटी के आर्टिकल 9 के हिसाब से हम लोग कैसे क्या मैकेनिज्म रहता है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। तो या तो आप एक परमानेंट कमीशन जो है उससे वो रिजॉल्व करवाएंगे, या फिर इंटर गवर्नमेंट लेवल पे आपस में बातचीत करके उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर उससे भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता है तो आप वर्ल्ड बैंक पे जाएंगे और वर्ल्ड बैंक को कहेंगे कि हमको आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की कमेटी अपॉइंट करके दीजिए जो इस इशू को सॉल्व करेगी। जब वो भी नहीं होता है तो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान ने इस बार क्या किया है कि ये इंडिया जो बोल रहा है कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की कमेटी बनाएंगे, लेकिन इस स्टेप को बाईपास करते हुए पाकिस्तान जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में गया है इशू को लेकर के। तो पाकिस्तान क्यों गया है, किस इशू को लेकर के गया है बेसिकली? तो जम्मू कश्मीर में कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो किशन गंगा रिवर जो कि एक झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है। दूसरी एक रेटल, ठीक है,
ये एक चेनाब रिवर पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इन दो प्रोजेक्ट्स को लेकर के पाकिस्तान को जो है इशू है कि इसके प्रोजेक्ट की वजह से उनके वाटर फ्लो में जो है कमी आएगी। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान हेग में नहीं जा सकता अभी, क्योंकि हेग के पास इस तरीके के क्वेश्चन को सुनने का अभी कॉम्पिटेंस नहीं है, क्योंकि पहले आपको एक एक्सपर्ट की कमेटी बिठानी होगी, जो वर्ल्ड बैंक जो है डिसाइड करेगा कि कौन एक्सपर्ट बैठ करके ये इशू सॉल्व करेंगे। तो पाकिस्तान ने वो नहीं किया। ठीक है, लेकिन अभी हेग ने जो है एक डिसीजन पास कर लिया है, उसमें इंडिया के कंटेंशंस को जो है रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसने कहा है कि नहीं, हमको अधिकार है ये सुनने का, और इंडिया के कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिए हैं। और आप जानते होंगे कि जो ये आपकी हेग बेस्ड कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके डिसीजंस जो होंगे वो होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, विदाउट अपील होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं फ्यूचर सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं वो कुछ हद तक आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी की बात करते हैं पानी की सप्लाई को लेकर के। लेकिन 1960 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, तब हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स जो थी वो अलग अलग थी। अब वो नीड्स बदल चुकी है। अब हमारे साथ जो है हमारे इंडस्ट्रियल नीड्स भी है, उसके साथ हमारे फूड और एनर्जी के नीड्स भी है। ठीक है, तो ये ट्रीटी जो है कुछ हद तक आपकी सर्टेनिटी देती है, लेकिन प्रॉपरली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अब हमको जरूरत क्या है कि हम इसमें इनकॉर्पोरेट करें कुछ मैकेनिज्म जो आपके पानी के फ्लो को चेंज करने का अलाउ करते हैं। मतलब आप पहले, अभी जो है पानी के फ्लो की क्वांटिटी को लेकर के कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कि हम इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाएं, कि हम लोग क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं नीड्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं क्यों हमें इस क्वांटिटी को चेंज करने की बातचीत क्यों हो रही है। क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज, जब हमने वो ट्रीटी साइन की थी तब हम लोग क्लाइमेट चेंज जैसी बातें नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमको नहीं पता था कि एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं, सूखा पड़ सकता है, ये सब चीज़ें जो है इतनी फ्रीक्वेंट स्पीड में हो सकती है। लेकिन अब जो है क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, तो उसके बेसिस पे जो है आपका पानी का फ्लो जो है वो भी चेंज होगा। पानी के फ्लो में कमी होगी इन आपके क्लाइमेट चेंज के जो भी इफेक्ट होंगे उसकी वजह से। पहले जो पानी का जो एलोकेशन था, जैसे मैंने बताया कि वो फिक्स रखा गया था। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब जब हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल किया जाए, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट भी पहले जैसी सेम नहीं है और वाटर अवेलेबिलिटी भी पहले जैसी सेम नहीं है। क्योंकि उस समय का अजम्पशन था उस समय की अवेलेबिलिटी को लेकर के कि उस टाइम पे कितना पानी है उसके हिसाब से आप पानी को शेयर कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी भी चेंज हो चुकी है और आज की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो हमको जो है एग्रीकल्चर पर्पस और इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से जो है इसको चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर कोर्स, जैसा कि मैंने बोला पानी को शेयर करने के कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, पार्टीशनिंग, पानी को, नदियों को डिवाइड करना जो है वो एक लॉजिक के अगेंस्ट है, क्योंकि आप जो है एक रिवर बेसिन को एज ए यूनिट देखते हैं। मतलब कि अगर एक नदी है जो एक पर्टिकुलर एरिया को जो है फ्लो कर रही है, उसके अंदर से गुजर रही है या उसमें इरिगेशन सप्लाई दे रही है, तो वो सारे रिसोर्सेज जो वहाँ क्रिएट हो रहे हैं वो उस पूरे इंटायर रिवर बेसिन के एक साथ हो रहे हैं। अगर हम उस रिवर बेसिन को डिवाइड करेंगे तो हम नेचुरली उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें एक अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो उससे हम लोग जो है उस रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्सेज या उस रिसोर्सेज कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाएंगे। तो पार्टीशन करना तो कोई जो है लॉजिकल बात नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तो उसी के बेसिस पे इंडस वाटर ट्रीटी का जो है उद्देश्य था ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर, कि वाटर का जो न्यायोचित यूज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को तो ये बात समझ में नहीं आती है। आप एक मैड चाइल्ड से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमको ऑप्टिमम यूज करना है उसका। उनको चाहिए अनइंटरप्टेड फ्लो, कि आप तो भाई बिना किसी रोका टोकी के हमको पानी का फ्लो दे दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, की मतलब दोनों को एक तो बराबर उनके साइज के हिसाब से, उनके यूज के हिसाब से इक्विटेबल और रीजनेबल, जो उचित है वो उतना अमाउंट जो है शेयर किया जाए। दूसरा, नो हार्म रूल, मतलब पानी इस तरीके से शेयर किया जाना चाहिए कि दोनों कंट्रीज को, चाहे अपर राइपेरियन स्टेट हो या लोअर हो, दोनों कंट्रीज को जो है किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए।
ये दोनों जो है प्रिंसिपली बाइंडिंग है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के पार्ट है, ठीक है, तो ये बाइंडिंग है। हालांकि इनको अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, हम लोग इनको इंक्लूड कर देते हैं, तो एक प्रिडिक्टिबिलिटी और सर्टेनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि दोनों कंट्रीज जो है इसको अबाइड करेंगी, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट होती है वाटर यूज को लेकर के, तो आप क्या करेंगे? तो आप बेसिकली वाइटल ह्यूमन नीड्स, आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन नीड्स क्या है, मानव की जो इंपॉर्टेंट जरूरत है, उनको ध्यान में रखते हुए पानी को शेयर किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ERU है, रीजनेबल यूज है आपका, या नो हार्म, इनका कोई बेसिक डेफिनेशन तो है नहीं, फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि इससे जो है बेसिकली आपके किसी वाइटल ह्यूमन नीड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब वाइटल ह्यूमन नीड्स का भी कॉन्सेप्ट जो है डिबेटेबल ही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसकी भी क्या डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन ये कुछ हद तक जो है आपकी हेल्प कर सकता है डिफरेंसेस को इरेज करने के लिए, डिफरेंसेस को हटाने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये ERU और NHR के जो प्रिंसिपल है वो बाइंडिंग होते हैं इंटरनेशनल लॉ में, ये क्योंकि कस्टमरी लॉ का पार्ट है। फिर कंक्लूजन क्या है इस चीज का? तो कंक्लूजन सिंपल है कि हमने ट्रीटी साइन की थी 1960 में, तब सिचुएशन कुछ और थी, आज की सिचुएशन कुछ और है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को लेकर भी सिचुएशन को कुछ और है। पहले हम लोग इस टाइम पे जो है हम ऑप्टिमिस्टिक थे कि भाई हमारे जो है ये जैसा भी है हमारा भाई जैसा है, हमारा खुद का बनाया हुआ स्टेट है, बट उस टाइम की ऑप्टिमिज्म जो है आज की डेट की रियलिटी से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग इसको रिविजिट करें, ठीक है। द रोल ऑफ इंडिया एज ए रेस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन स्टेट अबाइडिंग द प्रोविजन, कि भारत जो है वो तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, वो ट्रीटी को अबाइड कर रहा है, ठीक है, बट कंट्रीज नीड टू रिविजिट द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटीज, क्योंकि पाकिस्तान जो है हर छोटी छोटी बात पे हर किसी के पास जाकर के भीख मांगता रहता है कि भाई हमको ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमको देखना होगा कि अब हमको ये रिविजिट करने की जरूरत है, ठीक है। इन एटमॉस्फेयर ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, दोनों के बीच में जो विश्वास की कमी है दो नेबर्स के बीच में, तो वर्ल्ड बैंक जैसे पहले इन्होंने जो है ट्रीटी को जो फैसिलिटेट किया था, वैसे ये जो है इन इस ट्रीटी को जो है रिविजिट करने में हेल्प कर सकती है। इस फॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग जो है कन्वर्जिंग पॉलिसीज बनाए, कन्वर्जिंग पॉलिसीज जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। दूसरा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ वाटर कोर्सेज को ऐड किया जाए, जो हमने पढ़े थे कि इक्विटेबल और रीजनेबल यूज होना चाहिए और नो हार्म प्रिंसिपल होगा। इन सब चीज के बेसिस पे जो है हम लोग एक नई ट्रीटी तैयार करें, ठीक है। तो दस इट इज टाइम वी रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। आज के एडिटोरियल के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।